स्टडी मानिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ये जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड को, दोनों को एक साथ संयुक्त रूप से दिया गया था और यह कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग तकनीक को विकसित करने के लिए दिया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो था यह पियरे अगस्टिनी और एनी एल होलियर को दिया गया था। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया था? यह मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने भोपाल जिले के बैरसिया विकास खंड के रतुआ रतनपुर ग्राम पंचायत में देश का पहला कागज रहित मतदान केंद्र स्थापित करके उपचुनाव में ऐतिहासिक कदम उठाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सही कथन को चूज करना है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर था। यह बिल्कुल सही है और भारत ने सबसे ज्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए, वहीं बैडमिंटन में 5 और निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक हासिल किए। अगला है, राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी है। तो हमारा सभी स्टेटमेंट सही है। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक फ्रांस की राजधानी में पेरिस में 2024 पैरालंपिक में रिकॉर्ड 84 पैरा एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस 2024 में 3 नए खेलों पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में हिस्सा लिया था। 17वें पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का जो ध्वजवाहक था ये सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जाधव तथा समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल शामिल थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन यह थाईलैंड में आयोजित हुआ है और इसका आयोजन 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड में किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री ने थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इस शिखर सम्मेलन का थीम जो था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो जो विदेश सचिव हैं ये हैं विक्रम मिश्री, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और राजस्व सचिव अरुणीश चावला। हमारा सभी स्टेटमेंट सही है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। साथ ही याद रखना जो गृह सचिव है वो गोविंद मोहन है। अगला क्वेश्चन है, इस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 को लॉन्च किया है। यह जापान के द्वारा किया गया है। जापान ने S3 रॉकेट से एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 का प्रक्षेपण किया है और इस उपग्रह का अन्य नाम दाइची 4 है। याद रखना इसका अन्य नाम दाइची 4 है। अगला क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये है केपी शर्मा ओली। ये खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जो है केपी शर्मा ओली, इनको 15 जुलाई 2024 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली पिछली गठबंधन सरकार के सांसद ने विश्वास मत हासिल करने में असफलता के बाद केपी शर्मा ओली एक नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान 176वां है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा और यह 180 देशों में 176वां स्थान है और इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर लग्जमबर्ग है तथा अंतिम स्थान पर किरीबाती है। अगला है, यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल में उप विजेता कौन था? ये टेलर फ्रिट्ज जो थे पुरुष एकल में उप विजेता थे। साथ ही याद रखेंगे जो यूएस ओपन हुआ था, यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल जो विजेता थे ये जैनिक सिनर थे। ये जैनिक सिनर विजेता थे और टेलर फ्रिट्ज जो थे ये उप विजेता थे। और जो ये जैनिक सिनर थे ये इटली के थे और टेलर फ्रिट्ज जो थे ये अमेरिका के। और साथ ही याद रखेंगे महिला एकल विजेता में
आरेना सबलेंका बेलारूस की, और उप विजेता जेसिका पेंगुला ये यूएसए का होगा। और साथ में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 हुआ, उसमें पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर ही हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी जैनिक सिनर जो इटली के हैं विजेता हैं, और उप विजेता एलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल विजेता मैडिसन कीज हैं अमेरिका की, और उप विजेता आरेना सबलेंका ये बेलारूस वाली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 नए क्रेट्स में बिहार के इस कस्बे का नाम इन क्रेटर्सों में से एक का नाम रखा गया है। यह है हिल्सा। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह की सतह पर 3 खड्डे यानी क्रेटर्स खोजे हैं, और यह खोज अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने किया है। और 3 में से एक क्रेटर का नाम केरल के पूर्व निदेशक और बाकी 2 क्रेटर्स का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों के नाम पर रखा गया है। एक लाल क्रेटर है, एक मुरसान क्रेटर है, और एक हिल्सा क्रेटर है। जो हिल्सा क्रेटर है यह 10 किलोमीटर चौड़ा है और लाल क्रेटर के पश्चिमी रिम पर ओवरलैप करता है, और इसका नाम बिहार के एक कस्बे के नाम पर रखा गया है हिल्सा, जो बिहार में ही शामिल है। और पीआरएल के एक और वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती का जन्म हुआ था वहीं पे। डॉक्टर राजीव रंजन भारती उस भारतीय टीम के हिस्सा है जिसने इस क्रेटर्स की खोज की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये कोनेरू हम्पी है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, और यह उनका दूसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2019 में यह खिताब पहले भी जीता था, और साल 2023 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार और साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2024 में आयोजित फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में रूस के वोलोडर मुजिन ने खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 है, इससे अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। और पेन प्रिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में नाटककार हेरोल्ड प्रिंटर की स्मृति में किया गया था। हेरोल्ड प्रिंटर जो ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक थे, इनको वर्ष 2005 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अरुंधति राय पहली भारतीय है जिन्हें प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और उन्हें अपनी कृति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला है, नमो ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय या विभाग की पहल है? यह है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की है, और सरकार ने DAY NRLM के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपए के और व्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना नमो ड्रोन दीदी की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देखते हैं। आम लोकसभा चुनाव 2024 के बीजेपी के 12 सीटें थी, सही है। जेडीयू के 12 सीटें और राष्ट्रीय जनता दल के 4 सीटें, यानी स्टेटमेंट बी हो जाएगा। बिहार में लोकसभा चुनाव कुल 7 चरण में आयोजित किया गया था, और बिहार में कुल 497 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें से 39 महिला उम्मीदवार थी। और सभी चरणों को मिलाकर बिहार में कुल 56.19% मतदान हुआ था, और महिलाओं की भागीदारी 59.39 रही थी, जबकि पुरुषों की 53.27%। हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में कुल 5 रामसर स्थल है, यह गलत हो जाएगा क्योंकि बिहार में 2 रामसर स्थल है, और नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल है, ये भी गलती हो जाएगा। कांवर झील रामसर स्थल समस्तीपुर जिला में, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, हमारा आंसर बी हो जाएगा। बाकी देखते हैं कि बिहार में 3 आदिभूमि है, सॉरी 2 नहीं 3 हो जाएगा, क्योंकि नागी और नकटी अलग अलग है, तो मुझे 2 याद था, 3 होगा। नागी और नकटी और एक कांवर, ये तीनों रामसर स्थल में शामिल है, 2 एक साथ शामिल किए गए थे। और नागी जो वेटलैंड है जमुई में स्थित है, यह मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है जो झाझा वन में स्थित है, और नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड का निर्माण किया गया है। नागी वेटलैंड जो है यह 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ पर 7844 पक्षी देखे गए हैं। 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। और जो नकटी वेटलैंड है यह जमुई जिले में स्थित है, और यह भी मानव निर्मित है, और यह 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 23 के अनुसार यहाँ पे 6938 पक्षी पाए गए हैं। और यहाँ लुप्त भारतीय पक्षी है
एलिफस मैक्सिमम इंडिकस और एक संकटग्रस्त देशी कैटफिश वाल्गो अट्टू सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती है। 1984 में इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था और बेगूसराय जिले की टावर झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उपसौर होता है, जब अधिकतम दूरी पर होती है तो उपसौर नहीं अपसौर होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो अपसौर नहीं उपसौर होता है। तो हमारा कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? जो बांग्लादेश है भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। 5 राज्य असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होगा। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। साथ ही याद रखेंगे पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और असम जो है उत्तर पूर्व भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो उत्तर पूर्व भारत के सभी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से सीमा साझा करता है। तो याद रखना है असम राज्य जो है सभी उत्तर पूर्व भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो जो कैंटरबरी घास के मैदान होते हैं यह न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और पुस्टाज घास के मैदान जो होते हैं वह हंगरी में पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं पुस्टाज। और एक होता है ब्राजील में होता है कैंपोस होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जो मेसेटा पठार है यह स्पेन में है, ये सही है। ग्रेट बेसिन पठार है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ग्रेट बेसिन अमेरिका में सही है। चियापास पठार यह अर्जेंटीना नहीं होगा। जो चियापास पठार है चियापास यह है मैक्सिको में। उसके बाद है अबिसिनिया का पठार, यह अफ्रीका में है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा क्योंकि चियापास जो पठार है अर्जेंटीना ना होकर मैक्सिको में होगा। हमारा आंसर सी हो जाएगा। मेसेटा पठार स्पेन में है, ग्रेट बेसिन पठार अमेरिका में है, चियापास पठार मैक्सिको में है, अबिसिनिया का पठार जो है अफ्रीका में है। साथ ही याद रखेंगे एक कोलोराडो का पठार है ये भी अमेरिका में है, पेंटागोनिया का जो पठार है अर्जेंटीना में है, अनातोलिया का जो पठार है तुर्की में है और एक है मारा ग्रासो का पठार ये ब्राजील में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? यह हो जाएगा भील। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जाति जो है भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है और भारत की कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी का लगभग 38% है। भील जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और त्रिपुरा में पाए जाते हैं। और जो गोंड जनजाति है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों में फैली हुई है और यह देश की कुल जनजाति आबादी में लगभग 35.6% हिस्सा संभालती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ साथ ही याद रखेंगे जो संथाल जनजाति है यह गोंड और भील के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है और यह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल आबादी ज्यादातर उड़ीसा, झारखंड और बिहार, बंगाल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। जो बांदीपुर है, बांदीपुर पक्षी अभयारण्य या कुछ भी बोलते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क भी है, ये कर्नाटक में है। जो मानस है, मानस असम में है। नाम दफा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में और जो शिमलीपाल है ये है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियों के गठन के लिए संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान प्रदान करता है? तो देखते हैं, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 43 का बी और अनुच्छेद भाग 9 का बी, इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। 2011 के 97वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसके द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान किया गया था और भारतीय संविधान में सहकारी समिति जो है जुड़े प्रावधान है कि भाग 3 के अनुच्छेद 19(1) के सी में भारत के सभी नागरिकों का संघ के साथ साथ सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार दिया गया है और भाग 4 के अनुच्छेद 43(b) में सरकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए डीपीएसपी सिद्धांत के रूप में प्रावधान किया गया है और भाग 9 के बी में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है और इसे लोकतांत्रिक कामकाज के लिए प्रावधान भी किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं,
यह गैर नागरिकों पर भी लागू होता है। सही है। इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता भी शामिल है और संविधान बलात् एवं प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण करने का पर रोक लगाता है। ये सही है। तो हमारा स्टेटमेंट बी सही हो जाएगा। 1, 2, 3। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में दिया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसका मतलब है कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारतीय नागरिक और गैर नागरिक दोनों पर लागू होता है और धार्मिक स्वतंत्रता में धर्म के आचरण व प्रचार का अधिकार भी शामिल है। साथ ही संविधान में बलात् तथा प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण कराने पर रोक लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड किस किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? ये तालाब में उलट जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों में प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार का रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड बोलते हैं और यह जैव भार और पोषण स्तर के बीच के संबंध को दर्शाता है। जीव भार का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जीवों के बीच संबंधों को दिखाने का एक तरीका है। इसमें उत्पादकों को आधार पर शाकाहारियों को प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में और मांसाहारियों को द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के रूप में रखा जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का जो पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय परितंत्र होता है तालाब, उसमें जीव भार का जो पिरामिड होता है यह उल्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया है? मतलब कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है। तो इसमें है समवर्ती सूची जो है यह कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है। जो समवर्ती सूची है इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। याद रखना है, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और बाकी केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति है यह कनाडा से लिया गया है और शिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना यह भी कनाडा से लिया गया है और उच्चतम न्यायालय का परामर्श क्षेत्राधिकार जो होता है यह भी कनाडा से लिया गया है। और साथ ही याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है जो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान और भाषा की प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की जो अवधारणा है यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजन को किस सूची का विषय बताया गया है? तो भारत में जो नियोजन है उसे समवर्ती सूची का विषय बताया गया है। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है जिसमें राज्य द्वारा निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए प्राकृतिक, आर्थिक और मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है और भारत में नियोजन को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में एक टॉरस जल संधि है। याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में टॉरस जल संधि है और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोसिस्को है जो 2228 मीटर ऊंचा है। और ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खानें कालगुरली और कुलगाडी है। ऑस्ट्रेलिया के जो सोने की खानें हैं वह कालगुरली और कुलगाडी है। अगला क्वेश्चन है, दलदली और भूमध्यरेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं हाइग्रोफाइट। हमारा आंसर हो जाएगा बी। जो टोपोफाइट होता है, टोपोफाइट का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास वाली वनस्पति और जो हाइड्रोफाइट होता है वह दलदली और भूमध्यरेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति होता है। और जो जीरोफाइट होता है वो होता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र वाली। और जो हाइड्रोफाइट होता है, हाइड्रोफाइट मतलब होता है जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति। और मेसोफाइट होता है, मेसोफाइट मतलब होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति। और क्रायोफाइट होता है, क्रायोफाइट का मतलब होता है टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पतियां। अगला क्वेश्चन है, एरेवान निम्न में से किस देश की राजधानी है? जो एरेवान है यह आर्मेनिया की राजधानी है। हमारे आंसर ये हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जॉर्जिया, जो जॉर्जिया की राजधानी है ये है टिबिलिसी। याद रखना है, जॉर्जिया की राजधानी टिबिलिसी है। उसके बाद ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो जाएगा। और स्लोवाकिया, एक स्लोवाकिया है तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा।
और अनुच्छेद 108 के तहत यदि किसी विधेयक पर संविधान संशोधन एवं धन विधेयक को छोड़ करके लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है और ऐसे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संविधान के अनुच्छेद 118 के 4 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था संविधान के किस भाग में किया गया है? यह भाग 18 में किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध है, इसको भाग 18 में रखा गया है। अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक समाहित किया गया है और भाग 18 के अंतर्गत कुल 3 प्रकार के आपात की चर्चा की गई है। राष्ट्रीय आपात जो है आर्टिकल 352 में है और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पे आर्टिकल 356 लाएगा और जो द्वितीय आपात है अनुच्छेद 360 में है। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 15 जो है आर्टिकल 324 से 329 इसमें निर्वाचन की व्यवस्था की गई है और संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उपबंध किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्य चुने जाने की दृष्टि से निम्न राज्यों को अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा, उसके बाद गुजरात हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा। जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है तमिलनाडु में 18 है, जो महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र में 19 है, उसके बाद गुजरात में दिया हुआ तो गुजरात में 11 है और राजस्थान में 10 है। तो और यही क्रम जो चूज करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4। हमारा आंसर सी हो जाएगा। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीट 18 है, महाराष्ट्र में 19 है, गुजरात में 11 है, राजस्थान में 10 है। साथ ही याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीट है, बिहार में 16 है, झारखंड में 6 है, ओडिशा में 10 है और मध्य प्रदेश में 11 है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वह किसे अपना त्याग पत्र प्रेषित करेगा? तो किसी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अगर अपना त्याग पत्र को देना चाहता है तो वह विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपेगा। हमारा आंसर सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 179 में दिया गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित और प्रेषित करेगा। इसी प्रकार यदि विधानसभा के उपाध्यक्ष को त्याग देना होगा तो अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र घोषित करेगा। और संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, कॉमेट, नामचा पर्वत, गुरला मंदाता निम्न में किसके नाम है? तो हिमालय पर्वत की चोटियों के नाम है। साथ ही याद रखेंगे जो माउंट एवरेस्ट है उसका ऊंचाई 8848 मीटर है और जो कंचनजंगा है उसका ऊंचाई 8586 मीटर है। और साथ ही नदी घाटी है, इसके आधार पे हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, उसको भी याद रखना है। जो पंजाब हिमालय है यह सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक है और जो कुमायूं हिमालय है यह सतलज से काली तक है। साथ ही नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक है और जो असम हिमालय है यह तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग हिमालय तक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है उसके अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और या न्यायाधीश हो सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है और इसका स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 5 सदस्य शामिल होते हैं और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो महोत्सव पर्व होता है यह नागालैंड में मनाया जाता है। साथ ही याद रखें कि नागालैंड में हॉर्नबिल भी और सिकरेनी महोत्सव भी मनाते हैं। और महोत्सव पर्व जो होता है यह एओ जनजाति के द्वारा मई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है और यह 6 दिन तक चलता है। इसमें एओ समुदाय के जो लोग होते हैं यह पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत करते हैं। साथ ही हमें याद रखना है कि प्रमुख जो त्योहार हैं अलग अलग स्टेट के पूर्वोत्तर राज्यों के याद रखना है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का लोसार है, चालो लोकू है, मणिपुर का युहुहंग और कांगचिम्बा है, मिजोरम का चापचारकूट महोत्सव है और है नागालैंड का तो हो ही गया, सिक्किम का सागादावा हो जाएगा और त्रिपुरा का खर्ची पूजा हो जाएगा या खर्ची महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय
गोवा में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये कोलकाता में है, और भारतीय वनस्पति शोध संस्थान यह लखनऊ में हो जाएगा। और भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में है, लेकिन भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र बोलेगा तो कोयम्बटूर हो जाएगा। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कासरगोड केरल में है, और कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है कहलाती है, तो यह डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। और डोमेन नेम के उदाहरण होते हैं जैसे .edu, .com, .org, .net, .co मतलब कंपनी होता है, .net मतलब नेटवर्किंग होता है, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, .com मतलब कमर्शियल होता है, और .edu मतलब एजुकेशनल होता है। अगला क्वेश्चन है, DRDO के द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल है? तो ये अस्त्र जो होती है यह हवा से हवा में मार करती है। जैसे पृथ्वी मिसाइल है, यह सतह से हवा मार करती है, त्रिशूल सतह से हवा में, अग्नि सतह से सतह पे, आकाश सतह से हवा में, और सौर जो होता है ये सतह से सतह, लेकिन जो अस्त्र होती है यह हवा से हवा में मार करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? तो यह थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह 2006 में शुरू की गई थी, और नरेगा एक्ट 2005 में इसे लाया गया था। 2 फरवरी 2006 को नरेगा को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदनापल्ली गांव से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा उद्घाटन हुआ था इसका, और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था। साथ ही याद रखें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना था, यह 2 अक्टूबर 15 में लागू हुआ था, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में लागू किया गया था, और प्रधानमंत्री जनधन योजना यह 28 अगस्त 2014 को आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जो जंपिंग जीन का सिद्धांत था यह बारबरा मैक्लिटॉन्ग के द्वारा दिया गया था, और बारबरा मैक्लिटॉन्ग को नोबेल पुरस्कार भी जंपिंग जीन की खोज के लिए दिया गया है, और जीन की खोज विल्हेम जोहानसन के द्वारा किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि डीएनए की जो खोज है फ्रेडरिक मिचर के द्वारा किया गया था, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है यह वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है, और साथ ही अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं, और जीव विज्ञान का जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को ही बोलते हैं। और बायोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था 1801 में, यह लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो एमिनो एसिड की जो आवश्यकता होती है यह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। हमारा आंसर सी हो जाएगा, और प्रोटीन के निर्माण में ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेलाटोनिन हार्मोन जो नींद के लिए उत्तरदायी है किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो जो मेलाटोनिन हार्मोन होती है जो नींद के लिए उत्तरदायी होती है यह पीनियल ग्रंथि से स्रावित होती है। और मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य होता है त्वचा वर्णक मेलानिन के संश्लेषित को विनिमय करना और सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करना। साथ ही जो पीनियल ग्रंथि होता है इसे आत्मा का स्थान, तीसरी आंख का अवशेष भी कहा जाता है, और इससे मेलाटोनिन, सेरोटोनिन स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में गलत का 45 जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित जठर रस का पीएच मान ये 1.8 होता है। जठर रस का जो श्रवण होता है यह अमाशय में होता है, और जठर रस में पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा म्यूकस एंजाइम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत का पहचान करना है। छोटी जंतु कोशिकाएं छोटी होती है, पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, ये भी सही है। और जंतु कोशिका में वृद्धि मुख्यतः कोशिका के आकार में वृद्धि से होती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जंतु कोशिका में जो वृद्धि होती है यह मुख्यतः कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से होती है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। और जंतु कोशिका में कोशिका वृद्धि नहीं होती है, ये स्टेटमेंट सही है। साथ ही याद रखेंगे पादप कोशिका में कोशिका वृद्धि या लवक मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं? तो शैवाल और कवक से मिलने से जो लाइकेन बनता है उसे म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म मतलब सहजीविता होता है, इसमें 2 प्रजाति लाभान्वित होते हैं, जैसे लाइकेन जहाँ कवक द्वारा शैवाल को सुरक्षा देते हैं और शैवाल जो होते हैं कवक को भोजन प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा एक कोशीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है? तो ये होता है मोनेरा। मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। इसका एग्जाम्पल ईस्ट, जीवाणु और अमीबा होते हैं और इसमें संगठित केंद्रक का अभाव रहता है। साथ ही इसमें केंद्रिका झिल्ली नहीं होती है और इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये विषमपोषी और स्वपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। अगला है ट्रिपनोसोमा नामक निद्रा रोग का कारण ये प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ होते हैं परपोषी होते हैं, मतलब वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वह अन्य जीवों या कार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय नियमों में से सम्मिलित प्रभाव से किस नियम की प्राप्ति होती है? तो न्यूटन के गति के दूसरा और तीसरा नियम के सम्मिलित प्रभाव से संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। और न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन किया था। और जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, इसके अनुसार यदि कणों का किसी समूह या बाह्य निकाय पर बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है, इससे रॉकेट का उड़ान हो जाता है, या जब कोई व्यक्ति नाव में कूदता है तो नाव पीछे खिसक सकता है, ये हो जाता है। और बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे हटना, ये सभी संवेग संरक्षण के सिद्धांत के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है किस वस्तु की गति की दिशा में घर्षण बल हमेशा कार्य करता है? तो वह विपरीत दिशा में कार्य करता है। और आंसर ये हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करती है तो उनके संपर्क सतह पर एक बल कार्य करता है जो उस गति का विरोध करता है, उसे घर्षण बल बोलते हैं। और घर्षण बल जो होता है सदैव वस्तु की गति के विपरीत दिशा में ही होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ की यंग प्रत्यास्थता गुणांक यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम है? यह रबड़ का होता है। रबड़ का जो इलास्टिसिटी होता है सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम होगा? तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है अचानक लुप्त हो जाएगा तो वस्तु का जो भार होगा शून्य हो जाएगा पर द्रव्यमान सेम ही रहेगा। गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रतिपादन है यह न्यूटन के द्वारा 1686 ईस्वी में किया गया था। और किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है यह हमेशा स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है जल में डूबे हुए वायु के बुलबुले का व्यवहार किस तरह का होता है? तो जल में डूबे हुए वायु के बुलबुले का जो व्यवहार होता है यह अवतल लेंस के जैसा होता है। अगला है फोटोवोल्टिक सेल का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो फोटोवोल्टिक सेल का जो कार्य होता है यह प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यह प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। और साथ ही जो सोलर सेल होता है उसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जो रेडियो सक्रियता थी इसका खोज A.H. बैकरल के द्वारा किया गया था। और रेडियो सक्रियता का SI मात्रक बैकरल होता है। रेडियो सक्रियता का एक अन्य नाम मात्रक जो होता है वो क्यूरी होता है। और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। याद रखना है, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था और मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कैडमियम की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव होगा यदि ताप बढ़ा दी जाए? तो जब ताप बढ़ा दिया जाएगा तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कैडमियम की प्रतिरोधकता होती है यह घट जाएगी। और चालक की प्रतिरोधकता जो होती है ताप बढ़ने पर बढ़ती है। और प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक होता है ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, रोशा मेहता और केटी तैलक ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे और इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। तो हमारा आंसर P. आनंद चार्लू हो जाएगा जो इसमें शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन की शोषणमूलक आर्थिक नीतियों का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो यह दादा भाई नौरोजी, RC दत्त और दिनशा वाचा के द्वारा, यानी सभी के द्वारा किया गया था। और इन दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकास सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक भी लिखी थी। और साथ ही RC दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखा है जो ब्रिटिश शासन के आर्थिक इतिहास पर आधारित था। अगला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो याद रखना है आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। और सन्यासी विद्रोह जो है यह 1770 से 1820 के बीच में हुआ था।
और बंगाल में इस विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले तीर्थ यात्राओं पर अंग्रेजों द्वारा टैक्स लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए यह विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे ये लाला लाजपत राय थे, और अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष थे शाहजानंद सरस्वती थे। राष्ट्रीय योजना समिति के जो समिति के अध्यक्ष थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। याद रखना है कि AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के जो अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, इसका गठन 1920 में किया गया था और इसके प्रथम सचिव दीवान चमन लाल थे। और किसान सभा का गठन अप्रैल 1936 में लखनऊ में किया गया था। अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती और NG रंगा जो थे सचिव थे। साथ ही राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 8 अगस्त 42 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो ये बंबई में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत क्रिप्स मिशन के विरोध में की गई थी और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पटना में नमक कानून के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 से हुई थी, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और साथ ही याद रखेंगे कि बिहार में 6 अप्रैल 30 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई थी और राजेंद्र प्रसाद ने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। और सबसे पहले बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण और सारण जिले से हुई थी। और पटना में नमक बनाने के लिए नखास तालाब को चुना गया था, जिसका नेतृत्व अंबिका कांत सिन्हा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? तो यह खरोष्ठी लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। साथ ही याद रखेंगे कि अशोक के जो मनसेहरा एवं सहवाजगढ़ी शिलालेख है यह खरोष्ठी लिपि में है, जबकि बाकी जो अभिलेख शिलालेख हैं वह अन्य प्राकृतिक भाषा या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और जो अशोक था मगध की गद्दी पर 269 ईस्वी में बैठा था और भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया था और पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का मृत्यु किस नगर या स्थान पे हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था यह पावरपुरी में हुआ था। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जो जन्म है कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके माता का नाम त्रिशाला और पिता का नाम सिद्धार्थ था और वे ज्ञात्रिक संघ के प्रधान थे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के निधन पर बदायूनी ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे बदायूनी ने बोला था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। साथ ही याद रखें कि दिल्ली सल्तनत में सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक पढ़ा लिखा था और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जो था यह 1332 से 1351 ईस्वी तक था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवाने अमीर को ही जो एक कृषि विभाग थी उसका स्थापना हुआ था और इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ का रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था? तो याद रखेंगे महाभारत का रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था और बदायूनी के द्वारा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था और फैजी के द्वारा लीलावती का फारसी में अनुवाद किया गया था। और साथ ही याद रखना है कि अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है। नेक्स्ट है, क्यूरी बिंदु तापमान निम्न में से क्या होता है? तो जो क्यूरी बिंदु तापमान होता है यह धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। और क्यूरी बिंदु का जो क्यूरी तापमान से अधिक उष्मा देने पर धातु का चुंबकीय मान गुण समाप्त होता है और क्यूरी बिंदु से नीचे जाने पर लौह चुंबकीय पदार्थ अपने अस्थायी चुंबकत्व को बनाए रखता है, लेकिन अगर क्यूरी बिंदु से ऊपर पदार्थ होगा अनुचुंबकीय बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अक्रिय गैस यौगिक बना सकता है? तो ये होता है जिनॉन। जिनॉन का खोज विलियम रैमजे ने 1898 में किया था और यह एक अक्रिय गैस है। इसका परमाणु संख्या 54 होता है और इसका आयनन विभव कम होने के कारण यह विशेष परिस्थिति में फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके रासायनिक यौगिक बना सकता है। अगला है, निम्न में कौन कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो ये होता है फिनॉल। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला C6H5OH होता है। C6
H5OH। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन। ऑक्सीजन भूपर्पट्टी में 46.6% पाया जाता है, जबकि सिलिकॉन 27.72 और एल्युमिनियम 8.13। साथ ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोका कोला जैसे पेय पदार्थ में खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो कोका कोला जैसे पेय पदार्थ में खट्टा स्वाद जो होता है यह फॉस्फोरिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो ब्राउन एयर शब्द होता है इसका प्रयोग रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुआं जो होता है वायु प्रदूषकों और सूर्य के प्रकाश की क्रिया से उत्पन्न होता है और इसके संघटक गैसों में हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, गौण प्रदूषण का उदाहरण है। तो गौण प्रदूषण का उदाहरण जो है यह पैन हो जाएगा, जो सीधे किसी स्रोत से नहीं निकलते बल्कि यह वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों और अन्य पदार्थों के बीच रासायनिक और प्रतिक्रियाओं से बनते हैं, जैसे कि ओजोन और पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट।